एक औरत अपने पार्टनर के साथ शिजुओका के गहरे पहाड़ों में रहने जाती है। उसकी शांत जिंदगी तब बिखरने लगती है जब उसे एक कब्रिस्तान से अपना ही नाम पुकारती हुई आवाज़ सुनाई देती है। अगर यहाँ कोई है जिसका शिजुओका प्रीफेक्चर से कोई कनेक्शन है, तो मुझे लगता है आप पहाड़ के ऊपर बने सामुदायिक कब्रिस्तान के बारे में जानते होंगे। मुझे वहाँ हो रही एक चीज के बारे में आपसे सलाह चाहिए थी। मैं 20 में एक लड़की हूँ और मैं एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट का काम करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरी पार्टनर चियाकी टोक्यो से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। हमने एक शांत पारंपरिक जापानी घर किराए पर लिया है जहाँ से समुद्र का नज़ारा दिखता है, और मैं घर पर ही एक सैलून खोलने की तैयारी कर रही हूँ। एक पड़ोसी ने हमें वहाँ की चाय पत्ती देते हुए कहा, यहाँ की चाय जापान में सबसे अच्छी है और हर सुबह साथ में उसे पीना हमारा रोज का रूटीन बन गया था। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, शिजुओका में कब्रिस्तान हूँ। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये कहानी कहाँ जा रही है। लगता है ये लंबी चलेगी, तो मैं भी चाय बनाकर आती हूँ। ये एक ऐसा काम है जिसमें पैरों के तलवों पर कुछ पॉइंट्स दबाकर बीमारियों को ठीक किया जाता है। हमारे शिफ्ट होने के कुछ ही समय बाद चियाकी की माँ हमसे मिलने आई। वो तोहफे में गमले में लगा एक बहुत सुंदर हॉली का पौधा लाई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हॉली में कांटे होते हैं तो ये बुरी नजर से बचाती है, पता है ना। मुझे लगा कि वो कितनी अच्छी माँ है जिन्होंने हमें इस तरह अपना लिया। जब मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे दरवाजे के पास रख दूंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, इसे बरामदे में रखो, वहाँ अच्छी धूप आती है। हाँ हाँ, बढ़िया ट्रोल पोस्ट है। सब लोग निकलो यहाँ से। थ्रेड की मालकिन ने अपनी पार्टनर के साथ एक शांत नई जिंदगी शुरू कर ली है, लेकिन उस सामुदायिक कब्रिस्तान का इस कहानी से क्या लेना देना है, ये अभी सामने आना बाकी है। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, अपनी आध्यात्मिक थीम वाली ट्रोल पोस्ट की घोषणा करने के लिए शुक्रिया। शिजुओका प्रीफेक्चर अच्छी जगह है, तो कब्रिस्तान में हुआ क्या? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। मैंने अपने प्रोफेशन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आगे कहानी में ये जरूरी होगा। ये सब एक रात शुरू हुआ जब हम इस इलाके में नए नए आए थे। मैं सैलून खोलने की तैयारी के लिए देर रात तक कुछ कागजी काम कर रही थी और थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए बरामदे में निकली। उस रात बहुत गहरा कोहरा था, ऐसा कि दूर की स्ट्रीट लाइट्स भी बस धुंधली सी रोशनी की तरह लग रही थीं। जिस घर में हम रहते हैं वो एक ढलान पर है जो ऊपर उस सामुदायिक कब्रिस्तान तक जाती है। ये बहुत ही शांत जगह है और रात में आपको सिर्फ कीड़ों मकोड़ों और हवा की आवाज सुनाई देती है। मैं बरामदे में बस यूं ही खड़ी थी जब मुझे लगा कि कोहरे के बीच से कब्रिस्तान की दिशा से कोई आवाज आई। बहुत धीमी सी, मेरा नाम पुकारती हुई एक आवाज। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ हवा की आवाज होगी या किसी जानवर के चिल्लाने की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उस आवाज ने साफ साफ मेरा ही नाम पुकारा था। लो आ गया, मुझे कुछ गलत सुनाई दिया वाला ट्रोप। सारे क्लीशेज इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया। कब्रिस्तान से आवाज आना सच में बहुत डरावना है। सामुदायिक कब्रिस्तान से आती एक आवाज जो थ्रेड की मालकिन का नाम पुकार रही थी। यही वो पल था जब उसकी शांत नई जिंदगी में पहली दरार आई। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ। तो क्या ये वही क्लासिक तुमने जवाब दे दिया वाला पैटर्न है? नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया। वो डरावना था और वैसे भी मैंने मान लिया था कि शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई है। मुझे लगता है कि मैं बस एक नई जगह पर अपना बिजनेस शुरू करने की तैयारी में थक गई थी। ऐसा भी कहते हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट्स की नेगेटिव भावनाएं सोख लेते हैं। मैंने खुद को यकीन दिला दिया कि यह मेरे काम का एक तरह का खतरा है, और उस दिन मैं सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई। थ्रेड की मालकिन अजीब तरह से प्रैक्टिकल है, मजेदार है। लगता नहीं कि तुम भूत प्रेत में यकीन करते हो। सच कहूँ तो मैं भूत प्रेत की बातों पर आधा यकीन करती हूँ, आधा नहीं। इसीलिए ये सिचुएशन, जिसे मैं लॉजिक से नहीं समझा पा रही हूँ, सच में बहुत डरावनी है। अगली सुबह नाश्ते के समय मैंने चियाकी को कल रात की घटना के बारे में बताया। मैंने कहा, पता नहीं, शायद मैं थकी हुई हूँ,
मुझे लगा कब्रिस्तान की तरफ से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मेरा मतलब बस यूं ही हल्की फुल्की बात करना था। जैसे ही मैंने नाम शब्द बोला, मैं देख सकती थी कि चियाकी के चेहरे का रंग उड़ गया था। ओह, गर्लफ्रेंड की एंट्री हो गई। उसे जरूर कुछ पता है। उसने अपने हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक्स खटाक से प्लेट पर गिरा दी और कांपती हुई आवाज में मुझसे पूछा, तुमने जवाब तो नहीं दिया, है ना? जैसे ही मैं हंसकर कहने वाली थी, अरे नहीं, मुझे बस वहम हुआ था, चियाकी टेबल के पार झुकी और जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक ऐसा गंभीर और डरी हुई भाव था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। प्लीज, मेरी बात सुनो। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी ने मुझे कुछ बताया था। उस कब्रिस्तान के पास अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो तुम्हें कभी भी, बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। अगर कोई पुकारे भी तो ऐसे दिखाना जैसे तुमने सुना नहीं और तुरंत उस जगह से चले जाना, उसने कहा। ओ तेरी, तो ये वहाँ का कोई लोकल टैबू वाला मामला है तो ये घिसा पिटा प्लॉट, पर फिर भी डरावना है। जब थ्रेड की मालकिन ने अपनी पार्टनर को बताया, मुझे लगा कि कब्रिस्तान की तरफ से मेरा नाम पुकारा गया, तो उन्हें एक सख्त चेतावनी मिली, तुम्हें कभी जवाब नहीं देना है। थ्रेड पर कमेंट करने वालों को शक है कि ये कोई स्थानीय टैबू हो सकता है। क्या वो उसी इलाके की है? हाँ, चियाकी इसी इलाके की है। हमने यहाँ शिफ्ट होने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि यह उसका होम टाउन है। मैं चियाकी की घबराहट देखकर हैरान थी। जब मैंने पूछा, क्यों? क्या कोई कहानी है इसके पीछे? तो वो बस यही दोहराती रही, प्लीज बस मेरी बात मान लो, और मुझे कुछ नहीं बताया। और फिर उसने ये सुझाव दिया, सुनो, अब से हम एक दूसरे को निकनेम से बुलाएं। इस तरह अगर हमारा नाम पुकारा भी जाए तो हम गलती से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना? एक दूसरे को निकनेम से बुलाना मतलब पूरी तैयारी। वो जगह तो बिल्कुल ही नो गो जोन है। तो झाड़ फूंक करवाने के बजाय तुम लोग निकनेम से काम चलाओगे? अगर इतनी नौबत आ गई है तो वहां रहने का कोई मतलब है? घर बदल लो बस। थ्रेड की मालकिन की गर्लफ्रेंड, उसे जरूर कुछ पता है और वो छुपा रही है। के लिए मैंने अपने स्टार्टअप का लगभग सारा पैसा लगा दिया है, इसलिए मैं इतनी आसानी से घर नहीं बदल सकती। के लिए ये सच है, जिस तरह से वो डरी थी वो नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नानी दादी की पुरानी कहानियां सच हो गई हो और उसे वैसा ही डर लगा हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वो मुझे वजह नहीं बता रही थी, लेकिन उसका बेचैन चेहरा देखकर मुझे लगा कि वो अपने तरीके से मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। उस दिन के बाद से हम एक दूसरे को अपने स्कूल के दिनों वाले निकनेम से बुलाने लगे। और बस यहीं पर उनके बीच के भरोसे में दरार आ गई। अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर थ्रेड की मालकिन और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक दूसरे को निकनेम से बुलाना शुरू कर दिया। चियाकी का डर किसी ऐसे इंसान का रिएक्शन नहीं लगता जो सिर्फ एक पुरानी कहानी से डर गया हो। कहानी अब आगे बढ़ रही है, तो उस अजीब निकनेम वाली जिंदगी का क्या हुआ? हमारी निकनेम वाली जिंदगी के दूसरे दिन की रात चियाकी ने कहा, मेरे पैर थक गए हैं, तो मैंने बहुत समय बाद उसके पैरों की मालिश की। एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट के लिए पैर के तलवे सबसे ज्यादा जानकारी देने वाली जगह होते हैं। जिस पल मैंने चियाकी के पैर छुए, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसके पैर का ऊपरी हिस्सा तो नॉर्मल तापमान का था, लेकिन तलवा बर्फ जैसा ठंडा था और उस पर गीली मिट्टी जैसी कोई चीज चिपकी हुई थी। जब मैंने पूछा, क्या तुम कहीं घूमने गई थी? तो चियाकी ने झट से अपना पैर पीछे खींच लिया और हंसते हुए कहा, बस ठंडे हो गए हैं। मुझे हैरानी है कि वो मिट्टी आई कहाँ से। पैरों के तलवों पर मिट्टी, वो कहाँ घूम रही थी? मिट्टी, कहीं ये कब्रिस्तान की मिट्टी तो नहीं? ये एक ऐसी जिंदगी थी जिसकी मुझे आदत नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बिना किसी घटना के बीत गए। हालांकि उसी समय के आसपास चियाकी का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा। वो अक्सर अकेले बाहर जाने लगी और जब वापस आती तो उसकी आंखें लाल होती या उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा चिंता दिखाई देती। जब मैं पूछती भी सब ठीक है, तो वो बस कह देती कुछ नहीं। और फिर कल रात की बात है, मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार ये मेरा वहम नहीं था,
आवाज बहुत ज्यादा साफ थी और लग रहा था कि बहुत पास से आ रही है। रात में जब मैं बेडरूम में लेटी हुई थी तो मैंने बंद खिड़की के बाहर से एक आवाज सुनी जो मेरा नाम पुकार रही थी। वो एक फुसफुसाहट जैसी थी, फिर भी अजीब तरह से एकदम साफ। अरे नहीं, अब शुरू हुआ। खिड़की, ये वो हिस्सा है जहाँ तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं देखना चाहिए। मुझे बाहर देखने में बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने बगल में सो रही चियाकी को जगाया और पूछा, सुनो, क्या तुमने अभी वो आवाज सुनी? लेकिन चियाकी ने बस नींद भरी आंखों से मुझे देखा और कहा, है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। शायद तुम सपना देख रहे थे। मुझे वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पर चियाकी यही कहती रही कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। चियाकी, जिसने मुझे पहले इतनी बेचैनी से चेतावनी दी थी, अब कह रही थी, शायद तुम आजकल थकी हुई हो और तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, जैसे कि अजीब मैं हूँ। उसके उस वक्त के डर का क्या हुआ? वो चेतावनी किस बारे में थी? साफ था, कुछ तो बदल गया था। चियाकी झूठ बोल रही है। क्या चियाकी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि थ्रेड की मालकिन पागल हो रही है? पुरानी वाली चियाकी होती तो जरूर मेरे साथ डरती। वो मेरी मदद करती ये सोचने में कि क्या करना है। लेकिन अब वाली चियाकी बिल्कुल ठंडी पड़ गई है, जैसे कोई और ही इंसान हो। और एक बात और, आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने पजामे में ही घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी, उस पहाड़ी की तरफ मुंह करके जो कब्रिस्तान की ओर जाती है। मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब मैं सो रही थी तो मेरा शरीर अपने आप कब्रिस्तान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। जब से मुझे वो आवाज सुनाई देने लगी है, कुछ तो जरूर बदला है। चियाकी मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। तुम नींद में दरवाजे तक चली गई। अब ये तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा है। बस एक चियाकी ही तो है जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो, और अब ये। इस इलाके में मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ चियाकी ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं उस पर भी भरोसा नहीं कर सकती। जिस प्रेमिका ने उसे इतनी शिद्दत से चेतावनी दी थी, अब वो कह रही है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। वे एक ही छत के नीचे सोती हैं, फिर भी उनके दिलों के बीच की दूरी बस बढ़ती जा रही है। मैंने फैसला किया कि जब चियाकी बाहर जाएगी तो मैं उसका पीछा करूंगी। आज दोपहर वो हमेशा की तरह मैं जरा बाहर जा रही हूँ कहकर घर से निकली। मैंने थोड़ी दूरी बनाकर उसका पीछा किया। चियाकी पहाड़ी से नीचे उतरकर रिहायशी इलाके में और अंदर चली गई। पीछा कर रही हो हैं? अब तो मुझे भी घबराहट हो रही है। जब मैं रिहायशी इलाके से गुजर रही थी तो कई लोग दिखे। आंगन से कपड़े अंदर ला रही एक औरत ने मुझे देखते ही अपना काम रोक दिया और नजरें फेर ली। थोड़ा आगे दो बुजुर्ग एक वेंडिंग मशीन के सामने कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन मेरे पास आते ही वे चुप हो गए। लगता है सारे मोहल्ले वाले इस मामले में मिले हुए हैं। ये उन हालात में से एक है जहाँ सिर्फ थ्रेड की मालकिन को ही कुछ पता नहीं होता, है ना? वो जिस जगह पहुंची वो एक पुराना जापानी स्टाइल का घर था। मुझे हल्का सा शक तो था, लेकिन नेम प्लेट देखकर मैंने सोचा, हाँ, यही होना था। ये चियाकी का पुश्तैनी घर है। अरे, वो अपने घर पर क्या कर रही है? तुम रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट से ज्यादा अच्छी जासूस बन सकती हो। ये पक्का करने के बाद कि चियाकी सामने के दरवाजे से अंदर चली गई है, मैं छिपने के लिए नीचे झुकी और पीछे की तरफ गई। किचन की एक खिड़की थोड़ी खुली थी और अंदर से आवाजें आ रही थीं। ये चियाकी और उसकी माँ की आवाजें थीं। माँ, क्या सच में हम कुछ नहीं कर सकते? क्या कोई और रास्ता नहीं है? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं? कब्र के नीचे वाली चीज की नजर उस पर पड़ चुकी है, लेकिन उस कब्रिस्तान में प्राचीन काल से कुछ सो रहा है, एक बेनाम चीज। लेकिन उसी चीज की बदौलत ये इलाका सैकड़ों सालों से फलता फूलता रहा है। सब लोग उसके आशीर्वाद से जीते आए हैं। बदले में हर कुछ दशकों में एक बार वो बाहर से आए किसी इंसान की आत्मा मांगती है। तुम्हारी दादी के जमाने में भी एक था, पड़ोस के राज्य से आया एक बढ़ई।
एक दिन वो यूं ही पहाड़ों में भटक गया और बस जब वो चीज नाम पुकारना शुरू करती है तब से 7 दिन मिलते हैं। अगर उन 7 दिनों के अंदर उस लड़की की बलि नहीं चढ़ाई गई तो उस चीज का गुस्सा उस पर नहीं बल्कि इस पूरे इलाके पर उतरेगा। नहीं, उसे 5 दिन पहले आवाज सुनाई दी थी, है ना? कल आखिरी दिन है। एक कुर्बानी। क्या सिर्फ एक दिन बचा है? उफ, सबसे बुरी पहेली अब जाकर सुलझी है। चियाकी ट्रेड की मालकिन को शिजुओका क्यों लाए? कहीं ऐसा तो नहीं? मैं अपनी सांस रोके हुई थी कि माँ ने आगे कहा, उससे तुम्हारा ही सच्चा रिश्ता है। तुम्हें कब्र पर जाकर उसका नाम पुकारना होगा। अगर उसने जवाब दिया तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। किसी अजनबी के बार बार नाम पुकारने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं यह नहीं कर सकती, चियाकी ने जैसे तैसे कहा। मुझे पता है यह मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी दादी की पीढ़ी और उनसे पहले वाली पीढ़ी सबने इसके लिए खुद को तैयार किया था। अब तुम्हारी बारी है। मुझे चियाकी का जवाब सुनाई नहीं दिया। शायद उसने सिर हिलाया होगा। मैं कांपते पैरों से वहां से निकल गई। भाग जा, ट्रेड की मालकिन। अपना सामान पैक कर और अभी के अभी टोक्यो वापस चली जा। हो ही नहीं सकता कि यह सच हो। माँ की कहानी कुछ ज्यादा ही बनावटी लग रही है। ये जानना कि तुम्हारी प्रेमिका असल में कैसी है, सबसे ज्यादा तकलीफ तो ट्रेड की मालकिन को हो रही होगी। थ्रेड की मालकिन, जिसे सब कुछ पता चल गया था, और चियाकी, जो सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। वे दोनों अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकती थीं। मैं भी यही सोचना चाहती थी कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक पुराना अंधविश्वास। लेकिन आधी रात में खिड़की के बाहर से फिर से मेरा नाम पुकारा गया। मैंने अपने बगल में देखा और चियाकी, जिसे सो रहा होना चाहिए था, वहाँ नहीं थी। मुझे लगा कि शायद वो बाथरूम में होगी और मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन उसके लौटने का कोई निशान नहीं था। मैंने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और लिविंग रूम में झांका। बत्तियां बंद थीं, लेकिन कांच के दरवाजे के जालीदार पर्दे से छनकर आती चांदनी में मुझे चियाकी की परछाई दिखाई दे रही थी। चियाकी इतनी रात को क्या कर रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चियाकी अपने फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। भले ही वो फुसफुसा रही थी, लेकिन बीच बीच में उसके शब्द कांप जाते और आवाज ऊंची हो जाती थी। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी चीज के लिए गिड़गिड़ा रही हो, जैसे वो कहीं फंस गई हो। मैं सांस रोककर सुनती रही और मुझे उसकी बातों के कुछ टुकड़े सुनाई देने लगे। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या कोई और चारा नहीं है? कोई दूसरा रास्ता? हाँ, उसे कुछ नहीं पता। वो लड़की, मैं तुरंत समझ गई कि वो मेरे बारे में बात कर रही है। मैं इतनी हैरान थी कि मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन अगले ही पल मेरे सीने के अंदर से गुस्सा उमड़ पड़ा। क्या चियाकी किसी के दबाव में आकर मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रही है? पक्का यही मास्टरमाइंड है। अब कुछ नहीं हो सकता। इस फोन कॉल ने ये साफ कर दिया था, ये सिर्फ चियाकी का अकेले का फैसला नहीं था। कॉल खत्म होने के बाद मैं बेडरूम में वापस गई और सोने का नाटक करने लगी। जब चियाकी वापस आई तो उसने बिस्तर में घुसने से पहले मेरे चेहरे को गौर से देखा, जैसे ये जांच रही हो कि मैं सच में सो रही हूँ या नहीं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, मुझे लगा कि वो सुन लेगी। मैं डरी हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा यह इतना निराशाजनक था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और मैंने उस पर भरोसा किया था। और मैंने उस पर भरोसा किया था, हैं। लेकिन ये चियाकी के लिए भी किसी नरक से कम नहीं है। सोते हुए तुम्हारा चेहरा देखना, ये तो पूरी निगरानी हुई ना। आखिरकार मुझे फिर नींद नहीं आई तो मैंने ये थ्रेड शुरू कर दिया। मैं बस किसी से बात करना चाहती थी, किसी से भी। माफ करना, मुझे लगा था कि ये एक ट्रोल पोस्ट है। हम यही हैं, हम तुम्हारी सारी बात सुनेंगे। ट्रेड की मालकिन की हिम्मत तो देखो, ऐसी हालत में भी यहाँ पोस्ट कर रही है, कमाल है। थोड़ी देर पहले मैंने चियाकी से कल रात वाली फोन कॉल के बारे में पूछा। तुम आधी रात को किससे बात कर रही थी?
बस एक पल के लिए चियाकी के चेहरे पर घबराहट आई, लेकिन उसने तुरंत एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली और कहा, ओह माफ करना, क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई? वो मेरी मम्मी थी, बस थोड़ी परेशानियां चल रही हैं। ये झूठ था। वो यकीनन झूठ था। उसका लहजा ऐसा नहीं था जैसे कोई अपनी माँ से बात कर रही हो। वो ज्यादा किसी अधिकारी की बात मानते हुए एक डरे सहमे इंसान की आवाज जैसी थी। अब चियाकी के साथ अकेले मत रहना, ये सच में बहुत बुरा है। ट्रेड की मालकिन की ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की हैं। उस सिचुएशन में कोई भी इतनी शांति से झूठ नहीं पकड़ पाता। किसी अधिकारी की बात मानना। मुझे यकीन है कि चियाकी भी फंसी हुई है, लेकिन जिस पल उसने ट्रेड की मालकिन से झूठ बोला, बस वही बात खत्म हो गई। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंच सकी। मुझे लगता है कि चियाकी की शुरुआती चेतावनी असली थी। उस वक्त वो सच में मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ बदल गया। किसी ने, इस इलाके के किसी ने उस पर मुझे बलि चढ़ाने के लिए दबाव डाला होगा। वे इस इलाके को बचाने के लिए मेरी बलि देना चाहते हैं। उस कब्रिस्तान में कोई चीज है जो मुझे बुला रही है और वे चियाकी को जरिया बना रहे हैं। मैं अब किसी भी चीज पर यकीन नहीं कर सकती। इस घर में रहना भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपना सामान पैक करो और भागो। लेकिन कोई सबूत नहीं है। अभी भी हो सकता है कि ये सब ट्रेड की मालकिन का वहम हो। नहीं, शायद अब ऐसा नहीं है। ये जानने के बाद कि उसकी बलि दी जानी है, थ्रेड की मालकिन अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। थ्रेड की टाइमलाइन अब उसी दिन देर रात की है। आज दोपहर से चियाकी बेडरूम में लेटी हुई है, कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये लिविंग रूम से पोस्ट कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या मुझे बस ऐसे ही घर से भाग जाना चाहिए? लेकिन क्या हो अगर ये सब मेरा वहम हो? क्या मुझे चियाकी से सामना करके उससे सब कुछ उगलवाना चाहिए? मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया है। अगर तुम उससे सामना करोगे भी, तो वो बात को टाल देगी। उससे शारीरिक दूरी बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। अरे ट्रेड की मालकिन, शांत हो जाओ। एक गहरी सांस लो। हाँ, मैं थोड़ा शांत होने की कोशिश करती हूँ। रुको, चियाकी, जिसे बगल वाले कमरे में सोना चाहिए था, अभी अभी घर से बाहर निकली है। मुझे सामने का दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई। वो कहाँ जा सकती है इस वक्त? हैं? अरे 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 अरे, एक ही जगह हो सकती है जहां वो जा रही होगी, कब्रिस्तान। मैं खिड़की से बाहर देख रही हूँ। वो दिख गई। ये चियाकी की पीठ है। वो पहाड़ी पर चढ़ रही है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी बहुत हल्की है, इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा। पर कोई गलती नहीं हो सकती। उस पहाड़ी की चोटी पर बस वो कब्रिस्तान ही तो है। मत जाओ, बिल्कुल मत जाना ट्रेड की मालकिन। ये एक जाल है। ये जरूर ट्रेड की मालकिन को बाहर बुलाने का जाल है। मुझे पता लगाना ही होगा वो वहाँ क्या कर रही है। मेरा ये शक सच है या नहीं। मैं आज रात ये सब खत्म कर दूंगी। मैं चियाकी के पीछे जा रही हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं फिर से पोस्ट करूँगी। प्लीज कोई इस थ्रेड पर नजर रखना। अरे रुको, खुद चलकर खतरे में कूदना, ये तो एक अलग ही लेवल की समझदारी है। ये पक्का ट्रेड की मालकिन को बाहर बुलाने का प्लान है। सब ठीक है। मैं किसी भी आवाज का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं बस चियाकी से बात करना चाहती हूँ। यही तो सबसे खतरनाक काम है। प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे ट्रेड की मालकिन, वापस आ जाओ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी? 15 मिनट हो गए। ट्रेड की मालकिन, जिंदा हो? लगता है सब नकली ही था। मैं नहाने जा रहा हूँ। कमेंट करने वालों की मिन्नतें अनसुनी रह गई और थ्रेड की मालकिन रात में कब्रिस्तान में गायब हो गई। पीछे रह गई तो बस खामोशी। मैं कब्रिस्तान पहुंच गई हूँ। अरे ट्रेड की मालकिन, तुम ठीक तो हो? मैं एक कब्र के पत्थर के पीछे छिपी हुई हूँ। चियाकी सीधे पीछे की तरफ जा रही है। वो आम कब्रों को देख भी नहीं रही है। चियाकी कब्रिस्तान में एकदम पीछे जाकर रुक गई है। वो नीचे झुकी हुई है, लेकिन उसके सामने कोई आम कब्र का पत्थर नहीं है। ये एक पुराने, काई लगे पत्थर के स्मारक जैसा है।
उसके चारों ओर चढ़ावा रखा हुआ है, चावल, साके और इंसान के आकार में कटे हुए कागज। ये सब एकदम नए हैं। कोई इस जगह की देखभाल कर रहा है। इंसान के आकार में कटा हुआ कागज, ये तो पुतले हुए ना। ये कोई खतरनाक श्राप वाली चीज है। कहीं उस कागज पर ट्रेड की मालकिन का नाम तो नहीं लिखा? लगता है पूरा का पूरा गांव इसमें शामिल है। चियाकी उस स्मारक के सामने घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़ लिए। वो कुछ बुदा रही है। तुम्हें सुनाई दे रहा है वो क्या कह रही है? पता नहीं चल रहा। वो प्रार्थना कर रही है या रो रही है, इतनी दूर से समझ नहीं आ रहा। बहुत हुआ, निकलो वहां से ट्रेड की मालकिन। तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। चियाकी ने अपनी जेब से चौकोर सी कोई चीज निकाली और स्मारक के सामने रख दी। वो सफेद सी है। कागज नहीं, ये एक फोटो है। रुको, ये कहीं वो वाली तो नहीं जो हमने उस दिन साथ में ली थी? ओह, मैं और नहीं सह सकती। क्यों? वो सब सच था। वो लोग मुझे बलि का बकरा बनाने वाले थे। आखिर में चियाकी ने भी मुझे धोखा दे दिया। चियाकी, क्यों? फोटो चढ़ाना, ये उस रस्म का आखिरी पड़ाव होता है ना? मैं भाग नहीं रही हूँ। मैं तो नहीं भागने वाली। मैं चियाकी से पूछूंगी, अभी उसके मुंह पर पूछूंगी। ट्रेड की मालकिन, शांत हो जाओ, इमोशनल मत हो। वो नियम मत तोड़ो, जवाब बिल्कुल मत देना। मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। मेरा नाम पुकारा जा रहा है। ये चियाकी की आवाज है। गड़बड़ हो गई, मैंने जवाब दे दिया, भाग रही हूँ। अरे नहीं, सब खत्म। तुमने जवाब क्यों दिया? अरे क्या हुआ, जवाब दो। उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, है ना? बस यही बात है ना? यहाँ कोई है जो शिजुओका प्रीफेक्चर में रहता है। 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं। काफ़ी टाइम बाद कोई कहानी इतनी असली लग रही है। ट्रेड की मालकिन, प्लीज़ सुरक्षित रहना। उस बात को 2 घंटे हो गए। लगता है अब कोई उम्मीद नहीं बची। मैं जिंदा हूँ। अरे बाप रे! उफ़, शुक्र है भगवान का। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरी तो उम्र ही घट गई। तुम अभी कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? मैं किसी तरह बच निकली और अब मैं स्टेशन के सामने एक इंटरनेट कैफे में हूँ। मैं पागलों की तरह पहाड़ी से नीचे भागी और एक टैक्सी पकड़ ली। मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकती। चलो, अभी के लिए तो राहत मिली। अब दोबारा उनसे कभी कोई वास्ता मत रखना। पुलिस से बात करो और अपना सामान वापस ले लो। हाँ, मेरा यही इरादा है। बहुत डर लग रहा था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब थोड़ा शांत हुई हूँ। खैर, जो भी हो, सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम सुरक्षित हो। जब तुमने जवाब दिया उसके बाद क्या हुआ? क्या तुमने कुछ देखा? सच कहूँ तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जवाब देते ही मुझे साफ महसूस हुआ कि वहाँ का माहौल बदल गया। चियाकी का क्या हुआ? वो तुम्हारे पीछे नहीं आई? जैसे ही मैंने जवाब दिया, मेरी आंखें चियाकी की आंखों से मिली। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? कोई इस बूथ का दरवाजा खटखटा रहा है। मुझे लगातार एक आवाज सुनाई दे रही है जो मेरा नाम पुकार रही है। वो तुम्हारे पीछे आ गई। खोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा मत खोलना। क्या वो सच में इंसान है? सिर्फ आवाज़ आने का मतलब ये नहीं कि वो कोई इंसान ही हो। अरे, तुम्हारे पोस्ट फिर से आने बंद हो गए। प्लीज़, तुम ठीक रहना। वो आवाज़ उसका पीछा करते हुए उस इंटरनेट कैफे तक भी पहुंच गई, जहां वो बचकर भागी थी। थ्रेड पर मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें थाम ली, ये सोचकर कि अब सब कुछ खत्म हो गया। माफ करना, मैं सेफ हूँ। अब मैं बताती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। उस वक्त जो दरवाजा खटखटा रही थी वो चियाकी थी। ट्रेड की मालकिन, तुम जिंदा हो? 1 मिनट, चियाकी, कहीं ये कोई जाल तो नहीं? चियाकी रो रही थी। उसने मुझसे बस एक बात कही, चलो यहाँ से भागते हैं। ये सच में हो रहा है क्या? नेट कैफे के सामने चियाकी की जिम्नी खड़ी थी। गाड़ी के अंदर मेरा सारा सामान भी पैक करके रखा हुआ था। चियाकी अकेले उस घर में वापस गई थी और सब कुछ ले आई थी।
गाड़ी में बैठते वक्त मैंने चियाकी से पूछा, ये सब ठीक तो है? चियाकी एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मुझे पता है, पर मैं वो नहीं कर पाई। मैं उस कब्र के सामने किसी का नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि तुम परिवार से ज्यादा जरूरी हो। चियाकी, मुझे रोना आ रहा है। जैसे ही चियाकी ने इग्निशन में चाबी लगाई, उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि वो उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उसने हैंडब्रेक हटाने की कोशिश की, पर उसका हाथ इतना कांप रहा था कि वो ठीक से हिल ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, चियाकी ने मानो खुद को समझाते हुए कहा, और जोर से अपने घुटने पर एक थपकी मारी। गाड़ी चलने के बाद कुछ देर तक हम दोनों कुछ बोल नहीं पाए। पता नहीं कितना वक्त गुजरा होगा। चियाकी ने अचानक कहा, अब तुम्हें उनकी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैं बस चुपचाप सिर हिला सकी। गाड़ी चलाते चलाते मेरा ध्यान एक चीज पर गया। चियाकी उन लोगों में से है जो हमेशा बिना खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करती है और उससे एक हल्की, साफ सी महक आती है। पर अभी गाड़ी बारिश में भीगी गहरी मिट्टी की गंध से भरी हुई है। खिड़कियां बंद हैं, आँख भी इंटरनल सर्कुलेशन पर है। यह महक बाहर से नहीं आ रही है। सामने से आती एक गाड़ी की हाई बीम से एक पल के लिए चियाकी का चेहरा रोशन हुआ। उसके गाल पर गीली मिट्टी लगी थी। जब मैंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है, तो चियाकी ने फुर्ती से एक हाथ से उसे पोंछते हुए कहा, बारिश से कीचड़ उछल गया होगा, पर बारिश तो हमारे गाड़ी में बैठने के बाद शुरू हुई थी। अरे यार, वो शायद कब्रिस्तान से भाग कर आई होगी। जाहिर है उस पर थोड़ी मिट्टी तो लग ही जाएगी। ज्यादा मत सोचो। तभी मुझे एक और बात का एहसास हुआ। चियाकी ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया है। बस थोड़ी देर और सब ठीक है, माफ करना, ये सारी बातें बिना मेरा जिक्र किए। ये तब की बात है जब हम राज्य की सीमा पार कर रहे थे। चियाकी का गला अचानक भर आया और वो बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। यकीन नहीं होता कि सब कुछ ऐसा हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा और बस धीरे से अपना हाथ चियाकी के घुटने पर रख दिया। उसका घुटना ठंडा था। थोड़ी देर बाद चियाकी धीरे धीरे एक गाना गुनगुनाने लगी, एक धुन जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, पर मेरा जिस्म सुन्न पड़ गया। उसकी लय बिल्कुल उस आवाज जैसी थी जो मैंने कब्रिस्तान में सुनी थी। रुको, यह ठीक तो है न? कहीं वो कोई वहाँ की लोरी वगैरह तो नहीं है? नहीं, वैसे तो वो और भी डरावना है। जब मेरी नज़र पीछे की सीटों पर पड़ी, तो मैंने सामान के बीच में अखबार में लिपटी हुई कोई चीज़ देखी। उसकी बनावट से साफ था कि वो गमले वाला हॉली का पौधा ही था, वही जो मुझे चियाकी की माँ से मिला था, जबकि उसे तो सबसे पहले उसी को फेंक देना चाहिए था। अभी हम हाईवे के एक पार्किंग एरिया में हैं। थोड़ी देर पहले मैं वेंडिंग मशीन से 2 कॉर्न सूप लेकर आई, और जब मैं कार में वापस आई तो चियाकी पीछे की सीट से एक कंबल निकाल रही थी। हम दोनों एक ही कंबल में दुबक गईं। सिर्फ उतने से ही मुझे लगा जैसे मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। पता नहीं कितना वक्त हो गया था मुझे इतना शांत महसूस किए हुए। फ्लैट की मालकिन, कार में सोते वक्त ध्यान रखना, ठंड लग जाएगी। तो तुम लोग जा कहाँ रहे हो? फिलहाल सुबह होते ही जितना हो सके उतना दूर निकल जाना। तो चियाकी तुम्हारे साथ है, ये अच्छी बात है। वो दोनों एक ही कंबल में दुबकी हुईं। ऐसा लगता है कि उनके बीच का मनमुटाव अब घुल गया था। उनके बीच खड़ी दीवार शायद आखिरकार गायब हो गई थी। अब थ्रेड 2 महीने आगे बढ़ता है। काफी समय हो गया। आप लोगों को परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। हम अब नागासाकी में हैं, एक छोटे से अपार्टमेंट में साथ रह रही हैं। फ्लैट की मालकिन, तुम जिंदा हो, भगवान का शुक्र है। मुझे बहुत खुशी हुई। तुम अभी भी चियाकी के साथ हो, हैं। अगर तुमने यही फैसला किया है तो ठीक ही होगा। मैंने अपना सैलून खोलने के सारे पैसे तो गंवा दिए, पर मैं उसके साथ मिलकर शुरू से पैसे जमा करके फिर से सब शुरू करने की सोच रही हूँ। लगी रहो, तुम दोनों जरूर दोबारा शुरुआत कर सकती हो। जब सैलून खोलो तो हमें जरूर बताना, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तुम लोग टोक्यो वापस क्यों नहीं गए?
क्या अपने घर परिवार वालों के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं था? क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता कि हम असल में कौन हैं। सब हमें बस दो अच्छी सहेलियाँ समझकर आगे बढ़ जाते हैं। और ये ठीक है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए ये सबसे सही झूठ है जो हम बोल सकती हैं। फ्रेड की मालकिन, खुश रहना। नागासाकी की ढलान वाली गलियों में गूंजती घंटियों की आवाज़। उम्मीद है कि उनकी नई जिंदगी, जो अभी अभी शुरू हुई है, अच्छी चलेगी। अगर किसी झूठ के साथ बहुत लंबे समय तक रहा जाए तो शायद वो सच ही बन जाता है। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। उम्मीद है कि किसी दिन उनकी कहानी फिर सुनने को मिलेगी। उस वक्त वो असली कहानी सुनाएंगी या नहीं, ये एक अलग बात है। यूकी अपनी पार्टनर के साथ शिजुओका के घने पहाड़ों में रहने गई थी, लेकिन वहां उसे गांव के कब्रिस्तान से अपना नाम पुकारे जाने की आवाजें आने लगी। जल्द ही बात एक ऐसी रस्म तक पहुंच गई जिसे पूरा गांव मिलकर कर रहा था, और यहाँ तक कि चियाकी, वो पार्टनर जिस पर वो भरोसा करती थी, उसी ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन आखिरी पल में चियाकी ने अपने परिवार और शहर को छोड़कर यूकी को चुना। उन्होंने जो खोया वो बहुत बड़ा था, पर अब उन दोनों ने नागासाकी के एक छोटे से अपार्टमेंट में एक नई जिंदगी शुरू की है।